नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। तुम्हारे दामन ने सारे शहर को सैलाब से रोका, नहीं तो ये मेरे आंसू समंदर हो गए होते। और शेर सुने, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आखिरी नहीं है ये, इसके बाद हमने 2 लेसन और भी पढ़ने हैं जिनमें हम एक्सरसाइज करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ऑफिशियली जो है चैप्टर की थ्योरी का आखिरी लेसन है जी लेक्चर नंबर 12। और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम बनता है द फ्री एनर्जी चेंज, जिसे हम डेल्टा जी नॉट से या डिग्री से जाहिर करते हैं। आइए देखते हैं कि ये टॉपिक हमें क्या कहता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। और इंशाल्लाह मैंने इस पर इतना काम किया है कि मैं दावा तो नहीं, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ऑल द एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएंगे, और एंट्री टेस्ट के लिए भी आपको मेरा ये टॉपिक हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो रिएक्शन खुद ब खुद होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, मतलब एंट्रोपी घट रही है, तो वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। चाहे वो एंट्रोपी चेंज सिस्टम वाली हो, चाहे वो एंट्रोपी चेंज टोटल वाली हो। यानी टोटल एंट्रोपी चेंज में भी यही केस है और सिस्टम वाली एंट्रोपी चेंज में भी यही केस है। आज का लेक्चर हमें क्या बताता है, देखो भाई, वो कहता है कि जो इन डिटर्मिनिंग वेदर अ केमिकल रिएक्शन is likely to be spontaneous, we use the new quantity, जिसे कहते हैं जिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और इसे जाहिर करते हैं डेल्टा जी से। वो कहता है ठीक है, आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में एंट्रोपी से पता चल जाता है कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर एंट्रोपी घट रही है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। मगर इससे हट के एक एडवांस लेवल की एक नई चीज, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराई गई है, जो आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देगी अबाउट स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, तो उसको वो कहता है कि टू इन डिटर्मिनिंग वेदर अ केमिकल रिएक्शन लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस, हम ये मालूम करने के लिए कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, एक नई क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसे जिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं, डेल्टा जी से जाहिर करते हैं। और गिवन बाय द रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से आप गिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंट्रोपी चेंज ऑफ टोटल। ठीक है, ये रिलेशनशिप से हमें गिब्स फ्री एनर्जी मिल जाती है। इस इक्वेशन में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल है। मैं इस चीज को लिख रहा हूं, देखिएगा, ये है माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, डेल्टा एस टोटल के साथ, यानी एंट्रोपी फॉर टोटल। और आपको पता है एंट्रोपी टोटल किसके बराबर होती है, एंट्रोपी टोटल किसके बराबर होती है, टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो आइए इधर पुट करते हैं, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, जमा। ओके, और ये जो डेल्टा एस है यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ये किसके बराबर है, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था माइनस डेल्टा एच ओवर टी के ये बराबर होती है। तो आओ फिर इसकी जगह पे मैं लगाऊं, इसकी जगह पे यहाँ पे मैं लगाऊं क्या, माइनस
माइनस डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय टी। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ आप ये करली ब्रैकेट लगा दो, इधर भी करली ब्रैकेट लगा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज किया, कोई मसला नहीं है। अब ये जो माइनस टी है ये पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको लिखते जाएं। देखें माइनस टी इनटू एंट्रोपी चेंज फॉर टोटल, ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू माइनस टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, सिस्टम। ओके, अब देखना जरा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, इस माइनस को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आएगा प्लस। ठीक हो गया। अब आगे ये वाला टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज नीचे टी है, तो ये टी इस टी से कट जाएगा और यहाँ पे आंसर बचेगा डेल्टा एच। आपकी किताब यानी टेक्स्ट बुक में इस जगह पे माइनस नहीं है, आप लगा लीजिए, ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है। अब आए आगे चलते हैं। आगे कैसे चलेंगे आगे मैं बताता हूँ। आप ये फार्मूला देखें, डेल्टा जी सर लिख दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल किसके बराबर है? इस चीज के बराबर है। तो यही चीज आप इधर लिख दें, यानी इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा माइनस टी डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस जो है डेल्टा एच लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। कैसे सेट करना है मैं बताता हूं। डेल्टा जी इज इक्वल टू, इन दोनों में से जो पॉजिटिव चीज है उसे पहले लिख लेते हैं, वो है डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, और ये माइनस टी डेल्टा एस जो है इसको बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ सिस्टम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, अंडरस्टूड आपने याद रखना है कि ये सिस्टम की ही एंट्रोपी है। अब दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड जिब्स इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? जिब्स इक्वेशन। ये है जिब्स रिलेशनशिप या जिब्स इक्वेशन। कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं, सर जी ये जो आपने पहली इक्वेशन दी थी ये इक्वेशन क्या है? इसको भी आप जिब्स इक्वेशन कहते हैं, इसको भी आप जिब्स इक्वेशन कहते हैं। दोनों को लिखने का स्टाइल अलग है मगर दोनों का मतलब ही एक है, क्योंकि हमने ऊपर वाली इक्वेशन से ही ये नीचे वाली इक्वेशन डिराइव की है। मगर टेक्निकली या एक्सपेरिमेंटली जब हम भी कहेंगे ना, कोई हमें एमसीक्यू पूछेगा कि जिब्स इक्वेशन क्या होती है, तो हम यही वाली लिखेंगे। इज दैट क्लियर? यस क्लियर। मगर एक बात का ध्यान रहे, अगर आप ये सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हैं तो इसके ऊपर भी डिग्री का साइन लगाएंगे, इसके ऊपर भी डिग्री का साइन लगाएंगे, इसके ऊपर भी डिग्री का साइन लगाएंगे। ओके यस सर। अब आगे चलते हैं। ये जो जिब्स फ्री एनर्जी है सर, आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने लिखी हुई है, किताब में नहीं है। किताब के मुताबिक जब भी वो आपसे कहेगा व्हाट इज जिब्स फ्री एनर्जी, तो इधर से लेकर इधर तक आप लिख लेंगे, आपको 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के मिल जाएंगे। मगर आपको थोड़ा पता तो हो ये जिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है। तो मैंने ना इस जगह पर इस जिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है जो कि बहुत आसान है। वो कहता है द एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी सिस्टम में वर्क करवाने के लिए, यूजफुल वर्क करवाने के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होती है, एनर्जी मौजूद होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं जिब्स फ्री एनर्जी का। ओके यस सर। अब आगे चलें मेरे प्यारे बेटे, आपको मैं एक डिसीजन निकाल के देता हूं इस डिस्कशन से। वो ये है कि अगर इफ डेल्टा जी यानी जिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है ये 0 से कम हो, मतलब नेगेटिव हो, तो रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली। तो ये पॉसिबल है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर करे। ओके दूसरी बात, इफ अगर डेल्टा जी यानी ये वाली की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो रिएक्शन कैन नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली, रिवर्स में अकर। तो कभी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली अकर नहीं करेगा अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। हाँ अलबत्ता वो रिएक्शन रिवर्स चलेगा, वो रिएक्शन रिवर्स चल सकता है, मगर वो स्पॉन्टेनियस आगे को नहीं जाएगा खुद ब खुद।
आगे चलते हैं। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बिल्कुल 0 के बराबर है, तो नाइदर फॉरवर्ड नॉर रिवर्स अक्कर स्पॉन्टेनियसली, ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड खुद ब खुद जाएगा ना रिएक्शन बैकवर्ड खुद ब खुद आएगा, बल्कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपने याद रखना है कि अगर वैल्यूज ये आती हैं तो ये काम हो सकते हैं, एमसीक्यू के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अब हम करते हैं एक सैंपल प्रॉब्लम। सैंपल प्रॉब्लम 6.11 हमारे पास मौजूद है, जिसमें वो कहता है कैल्शियम सल्फेट जो कि एक सॉलिड है टूट रहा है कैल्शियम के आयन में, एक्वस और सल्फेट के आयन में एक्वस। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम सल्फेट साल्ट को हमने पानी में डाला तो वो अपने आयन्स में टूट गया। अब करना क्या है, आपने इस रिएक्शन में आपने डेल्टा जी को मालूम करना है, यानी जिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करना है, या बेहतर लफ्ज बोले तो चेंज इन जिब्स फ्री एनर्जी। मगर बार बार मैं बोलूंगा ना चेंज इन जिब्स फ्री एनर्जी तो अजीब लगेगा, इसलिए सिंपल मैं यही बोलूंगा जिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो अब आगे चलते हैं। जिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है मेरे बेटे? जिब्स फ्री एनर्जी को फाइंड आउट करने का ये जबरदस्त फार्मूला है। इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए, बल्कि इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए। हमें एंथैल्पी चेंज चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, हमें एंट्रोपी चेंज चाहिए। और याद रखें ये एंथैल्पी चेंज इसी रिएक्शन का होगा और ये एंट्रोपी चेंज भी इसी सिस्टम यानी इसी रिएक्शन का होगा, और ये टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा होगा उसी की वैल्यू वो हमें देगा। तो उसने हमें सारा कुछ दे दिया है, और मैं ये समझता हूं कि इस न्यूमेरिकल को जब हम करते हैं तो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट भी रिवाइंड हो जाते हैं। जरा देखना उसने हमें क्या कहा। उसने हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट दे दी है -1432.7 किलो जाउल में दिया, पारमोल वाला चक्कर लगाया ही नहीं है। उसके बाद उसने कहा ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। हमें पता है कि हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि केल्विन में पुट करते हैं, तो 273 के साथ आप इसको ऐड कर देंगे, इसका आंसर बनेगा 298 केल्विन, और यही हमारा टेम्परेचर है जिसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। जरा आगे चलिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू -543 किलो जाउल है। सेम इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट यानी ये वाला उसकी वैल्यू है -907.5 किलो जाउल। ये हमारे पास सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ गई है, रिएक्टेंट की भी और दोनों प्रोडक्ट की भी। अब जरा आगे चलते हैं। उसने और भी कुछ चीजें गिवन हमें दी हैं। उसने ना इस वाले रिएक्टेंट की एंट्रोपी भी हमें दी है। एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज इक्वल टू 106.7 जाउल पर केल्विन, उसने जाउल पर केल्विन दी है। आगे चलते हैं। फिर एंट्रोपी ऑफ दिस आयन यानी एंट्रोपी ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू -55.2 जाउल पर केल्विन दी है। और फिर सल्फेट आयन की एंट्रोपी भी उसने हमें दे दी। एंट्रोपी ऑफ सल्फेट आयन इज इक्वल टू +17.2 जाउल पर केल्विन। ये वैल्यूज उसने हमें दे दी हैं। अब हमें क्या करना है? आपको पता है पड़ा, हमें 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 ये भी फाइंड आउट करनी है, हमें डेल्टा एस भी फाइंड आउट करनी है। तो दोनों के फार्मूले हम प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज का फार्मूला था सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आइए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट 2 हैं, एक कैल्शियम एक सल्फेट है। आओ जरा इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तवज्जो है जी तवज्जो है भाई। सम करना है -543, ये देखो ये लिखा हुआ है -543, ये कैल्शियम की आ गई। ओके, उसके बाद प्लस कर रहा हूं। किसकी प्लस कर रहा हूं? दूसरे रिएक्टेंट की, यानी इसकी और इसकी दोनों की एंथैल्पी को प्लस कर रहा हूं। इस वाले की ये एंथैल्पी है और इस वाले की ये एंथैल्पी है, दोनों को ऐड किया हुआ है, ठीक है। और ये वाला माइनस इधर आ गया। अब इन सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट डालना है, तो रिएक्टेंट तो सिर्फ एक ही है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बुक में वो इन्होंने दी है 1432.7, वो भी मैंने पुट कर दी। जब मैंने इस सारे को सॉल्व किया ना, इतना वक्त नहीं है मैं बताऊं कैसे सॉल्व हुआ है, आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ दिमाग आप भी लड़ाया करें। तो ये आंसर निकलता है 17.8 किलो जाउल, पॉजिटिव में आंसर आता है। अब डेल्टा एच हमारे पास आ गई। अब हमने डेल्टा एस फाइंड आउट करनी है, एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करनी है। तो उसका फार्मूला भी आपको पता
होता है सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट की एंट्रोपियां पुट करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट में एक ये है, ठीक है, इसकी एंट्रोपी ये है, इसकी एंट्रोपी ये है, दोनों की वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी, दोनों को जमा कर दिया, ये वाला माइनस इधर आ गया। रिएक्टेंट कौन है? वो है कैल्शियम सल्फेट, उसकी एंट्रोपी इधर आ गई। सारे को सोल्व किया, जवाब आया -1447 जूल पर केल्विन। 1 मिनट ठहर जाओ, बड़ी स्पीड लगाई हुई है तुमने। ये जूल पर केल्विन है, ये जूल पर केल्विन है, मगर हमें जो फार्मूले में डेल्टा एस पुट करना होता है वो किलो जूल पर केल्विन में होता है। तो इसलिए इस जूल पर केल्विन को तब्दील करने के लिए हम इसे किलो जूल में तब्दील करते हैं, यानी जूल को किलो जूल में तब्दील करने के लिए इसे 1000 पे डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.1447 किलो जूल पर केल्विन। ये वाली वैल्यू हमें चाहिए होती है, किलो जूल पर केल्विन। तो अब आए इन दोनों वैल्यूज को फार्मूले में पुट करें। एक ये वाली वैल्यू है हमारे पास, एक ये वाली वैल्यू है हमारे पास। भाई जी कहां जा रहे हो? ये देखो यहां पे हमने पुट किया। ये फार्मूला यहां से मैंने लिया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू है 17.8। मैं जरा यूनिट लगा के देखता हूँ। 17.8 क्या है यूनिट? किलो जूल। ठीक हो गया, नेक्स्ट आगे देखना। और टी टेम्परेचर यहाँ पे 298, मैं यूनिट भी लगाता हूँ, 298 केल्विन। ठीक हो गया। डेल्टा एस और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेल्टा एस की वैल्यू ये है -0.1447 और इसका यूनिट भी साथ लिखो, किलो जूल पर केल्विन। ठीक हो गया, ओके। अब सर इसको सॉल्व किया, आंसर आया प्लस में 25.3 किलो जूल। देखो भाई, ये केल्विन जो है ये पर केल्विन से कैंसिल हो गया, किलो जूल कॉमन आ गया, तो आंसर डेल्टा जी का किलो जूल में आता है। तो डेल्टा जी का यूनिट भी क्या है? किलो जूल है। पॉजिटिव में आया हुआ है आंसर। वो बताओगे यहाँ क्या हुआ है, यानी इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में थोड़ा गाइड करोगे। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इफ अगर डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन कैन नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। मतलब ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता, इसको हीट चाहिए होती है या कुछ भी चाहिए होता है आगे जाने के लिए, मगर ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, खुद ब खुद नहीं होता। जी सर, समझ आ गई है। अब इससे अगला जो न्यूमेरिकल है, यानी सैंपल प्रॉब्लम 6.12 6.12 वो आप खुद करेंगे, हमें तो नहीं आता सर जी। क्यों नहीं आता? ये जैसे मैंने कराया है ना, सेम ऐसे है। फर्क इतना है कि जो उसका आंसर आएगा वो डेल्टा जी का वो पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में आएगा, और वो अमोनिया हेबर प्रोसेस है, और वो नेगेटिव में जब आएगा तो इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में वो रिएक्शन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली होता है, तो वो आप खुद करेंगे। मैं चल रहा हूं आगे। ओके हो गया। अच्छा, आगे जाने से पहले मैंने आपको एक चीज तो बताई है कि जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं ना, यानी टेम्परेचर आप लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आप लेते हैं 1 atm, तो फिर आपकी जो जिप्स फ्री एनर्जी है आप उसके ऊपर ये डिग्री का साइन लगा देते हैं, जिसे आप स्टैंडर्ड चेंज इन जिप्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये मैं बता चुका हूं। ये एक टेबल है, ये जो टेबल आपके सामने बना हुआ है, इसको समझाने के लिए मैंने बड़े संघर्ष किए हैं, मैंने बड़ी दुविधा का सामना किया है मतलब मैंने काफी कुछ इसको सीखने के लिए पढ़ा और सर्च किया है। आइए देखते हैं कि ये टेबल हमें क्या कहता है। ये टेबल ना बेसिकली हमारे पिछले तमाम चैप्टर का जो है वो सम है, यूं कह लें। और हमारा टारगेट क्या है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, यानी कोई भी रिएक्शन खुद ब खुद हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमारा टारगेट है। और हमने एंथैल्पी पर भी देखना है, एंथैल्पी चेंज के लिहाज से भी देखना है, एंट्रोपी चेंज के लिहाज से भी देखना है, जिप्स फ्री एनर्जी के लिहाज से भी हमने देखना है। तो बेटे, आप इसको पढ़ने से पहले एक बात आपने याद रखनी है। वो बात पता क्या है कि अगर हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन में, यानी अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो वो खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि उसको हीट चाहिए नहीं आगे जाने के लिए, उल्टा वो हीट निकाल रहा है, आगे जा रहा है, हीट निकाल रहा है, तो वो खुद ब खुद होगा। जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ना, वो खुद ब खुद होते हैं। और दूसरी बात सुने, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, यानी कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है,
तो एंट्रोपी में इजाफा होने जा रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो भी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, खुद ब खुद होगा। इसकी कोई दूसरी राय है ही नहीं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। और एक और बात भी आपने याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो एंट्रोपी बढ़ेगी, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे बढ़ेगी? आप देख लो, आप किसी भी चीज को हीट करो, आप पानी को हीट करो, पानी उबलना शुरू हो जाता है, मॉलिक्यूल के दरमियान बांध टूटते हैं, मॉलिक्यूल फैलते हैं, पानी एक्सपैंड करता है, तो डिसऑर्डर बढ़ता है। डिसऑर्डर का बढ़ना एंट्रोपी का बढ़ना है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी। ये बातें अगर आपको समझ आ गई, फिर हम टेबल की तरफ आएंगे। फिर टेबल को समझाने के लिए हम कुछ जो है केस डिस्कस करेंगे, और अगर केस भी तुम्हें समझ ना आए तो हम आपको सुपर इजी मेमोरी ट्रिक भी बताएंगे, इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। आइए टेबल को देखते हैं। इस टेबल में हमने ना इधर लेना एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और जिप्स फ्री एनर्जी, और इधर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब हीट रिलीज हो रही है रिएक्शन में, और डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी ये कैसे पता चला? ये फार्मूलों की कैलकुलेशन से पता चला है, और मैं मानूं इस फार्मूले से पता चला है। इस फार्मूले से ही ये टेबल बनाया गया है। और प्यारी बात सुनिएगा, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, हो सकता है। मगर यहां पे आप क्या लिखेंगे कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव आता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। और दूसरा केस देखें कि अगर 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 एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। और अगर डेल्टा जी आ गया पॉजिटिव तो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर दोनों केस नेगेटिव हो, मतलब एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव है, तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब हम फंस गए, डेल्टा जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और सुन लीजिए कि अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसको छोड़ो, अब आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब इधर आ जाओ। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन एट लो टेम्परेचर, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। और बिल्कुल इसका उलट केस है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हों तो डेल्टा जी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, मगर स्पॉन्टेनिटी कैसे पता चलेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर और स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर। सर जी ये लिखा हुआ तो है, आपने भी लिखा है, बुक ने भी लिखा है, हम रट्टा भी मार लेंगे, हमको समझ नहीं आया। जी मुझे भी समझ नहीं आया। आइए इसको समझने के लिए केस डिस्कस करते हैं। पहला केस डिस्कस करने हैं। केस डिस्कस कर रहा हूं, ये बुक में नहीं लिखे हुए, आप अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। इन फ्यूचर कभी भी आप भूल गए ये टॉपिक तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो केस हैं, ये आपको समझा देंगे। ओके मेरी जान, अब देखो केस 1 क्या है, बहुत आसान है। डेल्टा एच नेगेटिव है यानी हीट रिलीज हो रही है, और ये गुड साइन है किसका? स्पॉन्टेनिटी का। तो मैंने तो आपको पहले ही पढ़ाया कि अगर हीट रिलीज होगी तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। अगला, अब इसी केस में डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। डिसऑर्डर बढ़ रहा है तब भी रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। तो ये भी गुड साइन है, मतलब ये दोनों चीजें गुड हैं फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो ये तो हमें समझ आ गई पहली बात। अब आगे चलें, केस 2 को स्टडी करते हैं। डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंथैल्पी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अब अगर किसी रिएक्शन में हीट जज्ब हो रही होती है ना, तो वो खुद ब खुद होने पे राजी नहीं होता, यानी ये वाली जो सिचुएशन है ये बैड है। किसके लिए बैड है? स्पॉन्टेनिटी के लिए ये बैड इफेक्ट है। और दूसरा केस देखें, डेल्टा एस नेगेटिव है,
डेल्टा एस, यानी एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि डिसऑर्डर जो है वो कम हो रहा है, एंट्रोपी जो है वो घट रही है। अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी बैड इफेक्ट है। किसके लिए? स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? बैड इफेक्ट। ठीक है, तो ये कभी भी दोनों जो हैं वो स्पॉन्टेनिटी के खिलाफ हैं चीजें, तो ये रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके हो गया। ये तो चलो सर आसान है, यहां मसला होता है, मगर मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। तो प्यारे बेटे केस 3 देखिए, केस 3 में ना, ये वाले केस में दोनों नेगेटिव हैं, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, हीट रिलीज हो रही है, तो ये गुड साइन है। किसके लिए गुड साइन है बताऊं जरा? ये गुड साइन है स्पॉन्टेनिटी के लिए, जो मतलब इफेक्ट है, गुड इफेक्ट है स्पॉन्टेनिटी के लिए। ओके ओके। अब दूसरा देखें, डेल्टा एस नेगेटिव, यानी डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब है एंट्रोपी जो है वो घट रही है, डिसऑर्डर कम हो रहा है, तो ये तो बैड इफेक्ट है। अब एक गुड है एक बैड है, दो इफेक्ट है। अब हम यहां क्या करें? हम परेशान हो गए। अब हम देखेंगे टेम्परेचर को, यहां पे अफेक्ट करेगा टेम्परेचर, क्योंकि यहां टेम्परेचर भी तो है ना मेरे बेटे। हाँ, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। अब आपने गौर से सुनना है, इसको देखें कैसे समझते हैं। देखो, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर होता है ना कम, तो टेम्परेचर जब कम होता है तो बैड एंट्रोपी इफेक्ट, यानी जो एंट्रोपी का इफेक्ट है वो समाल है, यानी एंट्रोपी का जो असर है, एंट्रोपी के चेंज का असर वो इतना ज्यादा नहीं है। बट गुड इफेक्ट जो है वो डोमिनेट है, यानी ऊपर वाला इफेक्ट डोमिनेट है, नीचे वाला इफेक्ट इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं है। तो ऊपर वाला जो डोमिनेट है, गुड वाला ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। आप इसको कैसे समझेंगे? आप इसको यूं समझें कि जब टेम्परेचर कम होता है ना, जब टेम्परेचर लो होता है, तो जो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो तेजी से होता है। लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन तेजी से होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हीट रिलीज कर रहा है, हीट बाहर निकाल रहा है। आपने टेम्परेचर कम कर दिया, इर्द गिर्द का टेम्परेचर घटा दिया, या जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा था उसका टेम्परेचर आपने घटा दिया, तो ये रिएक्शन जल्दी से आगे जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और इसके उलट देखें, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एट हाई टेम्परेचर, जो बैड एंट्रोपी इफेक्ट है वो बिग है, और जो बैड नहीं बल्कि हाँ, बैड एंट्रोपी इफेक्ट जो है वो बिग है, यानी बैड जो है वो डोमिनेट है। तो बैड डोमिनेट है, मतलब डिसऑर्डर कम हो रहा है। तो जब भी डिसऑर्डर कम होता है तो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो अब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। आप नीचे वाली एग्जांपल से इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखें, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, आप वाटर को फ्रीज करना चाहते हैं। वाटर फ्रीज होगा एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हैपेंस इटसेल्फ, स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद वाटर फ्रीज होगा। तो मैंने भी तो यही कहा है कि एट लो टेम्परेचर जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। अगर ये बात समझ नहीं भी आई तो एट लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। फ्रीजिंग वाली मिसाल जहन में रखना। और दूसरी बात, एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई करोगे तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर डज नॉट हैपन। तो हाई टेम्परेचर पे फ्रीजिंग खुद ब खुद नहीं होती। हाई टेम्परेचर पे बर्फ बनती है? नहीं बनती, बर्फ तो लो टेम्परेचर पे बनती है। मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरी बात समझी होगी। अब आए आखिरी केस पे, यानी केस नंबर 4। ये ऊपर लिख दिया है मैंने। केस नंबर 4 में दोनों पॉजिटिव हैं, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो ये बिल्कुल इस वाले केस के उलट होगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये तो बेटा जानी बैड इफेक्ट है। स्पॉन्टेनिटी के लिए बैड कैसे लिखते हैं? डैड लिख रहा था मैं, बैड इफेक्ट है। ओके। और दूसरा है डेल्टा एस जो है वो बढ़ रही है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है, ये गुड इफेक्ट है। ठीक है, एक गुड है एक बैड है, दो हैं। अब ये भी टेम्परेचर से हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होगा तो गुड एंट्रोपी इफेक्ट इज स्मॉल, क्योंकि टेम्परेचर जो है उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंट्रोपी चेंज से। जब टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो गुड एंट्रोपी इफेक्ट वो कम है। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, तो अगर टेम्परेचर कम है तो एंट्रोपी का बढ़ना जो है
वो भी कम होगा, एंट्रोपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जब एंट्रोपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो गुड इफेक्ट जो है वो थोड़ा होगा, समाल होगा। गुड एंट्रोपी इफेक्ट इज समाल एंड बैड डोमिनेट। बैड का मतलब है हीट एब्जॉर्ब वाला डोमिनेट कर रहा है, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आइए आगे चलते हैं। एट हाई टेम्परेचर गुड एंट्रोपी इफेक्ट इज लार्ज। हाई टेम्परेचर जब होगा, टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगी। जब टेम्परेचर के बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ेगी तो डिसऑर्डर बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा तो गुड इफेक्ट होगा। स्पॉन्टेनिटी के लिए स्पॉन्टेनिटी होगी, तो गुड डोमिनेट कर गया, गुड ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। सर जी हमको समझ नहीं आया, तो आप मिसाल देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस हमें समझ आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस किस टेम्परेचर पे खुद ब खुद होती है? एट लो टेम्परेचर पे डज नॉट मेल्ट। कभी भी लो टेम्परेचर पे आइस मेल्ट नहीं होती। एट हाई टेम्परेचर मेल्टिंग इटसेल्फ टेक प्लेस, खुद ब खुद होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये जो फ्रीजिंग और मेल्टिंग वाली मिसाल है ना, वो हमें ये बात समझा देती है। अब अगर हमें कोई मसला अब भी है तो हम एक सुपर ट्रिक देते हैं आपको, जो क्योंकि इतनी लंबी चीजें बंदा याद नहीं कर सकता, समझने के लिए तो ये ठीक है, मगर याद करने के लिए ये बेहतरीन चीज है। देखना, अपोजिट साइन है, फिक्स आंसर है। साइन अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर फिक्स है, नेगेटिव पॉजिटिव है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये देखो, ओके। दूसरी बात, पॉजिटिव नेगेटिव है, आंसर फिक्स है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये देखो, अपोजिट साइन है, आंसर फिक्स है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक हो गया? ओके सर जी। अब सेम साइन अगर हो, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन अगर सेम हो तो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो कहानी किस पर चली जाएगी? टेम्परेचर पे चली जाएगी। अब देखना, अगर बोथ नेगेटिव हैं, मतलब ये भी नेगेटिव है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी बात, अगर बोथ पॉजिटिव हैं, मतलब डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन और लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यहां वही फ्रीजिंग और मेल्टिंग वाली बात जहन में रखनी है। अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला आखिरी न्यूमेरिकल, और आखिरी न्यूमेरिकल क्या है? सैंपल प्रॉब्लम 6.13। इसमें वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर है, सॉलिड स्टेट में है और कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड लाइम में, जो भी सॉलिड स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इस दौरान चेंज होने वाली डेल्टा जी यानी एंट्रोपी जिप्स फ्री एनर्जी चेंज को फाइंड आउट करो। तो टेम्परेचर जो है उसने ये दिया हुआ है। देखो भाई, ये रिएक्शन जो होता है ना, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये खुद ब खुद नहीं होता, ये हाई टेम्परेचर पे होता है, आपको हीट देनी पड़ती है, ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए उन्होंने भी 1000 जो हीट है वो प्रोवाइड की है। हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं, हमें तो केल्विन में टेम्परेचर को पुट करना होता है, इसलिए आप 1000 को 273 के साथ जमा कीजिए, आंसर क्या आएगा? 1273 केल्विन। ठीक हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। उसके बाद उसने इस रिएक्शन के दौरान चेंज होने वाली एंथैल्पी को भी बताया है, डेल्टा एच नॉट प्लस 178 किलो जाउल, और एंट्रोपी चेंज भी बताया है, प्लस 1604 जाउल पर केल्विन। ये देखो, प्लस का साइन बता रहा है कि एंट्रोपी बढ़ रही है। दोस्तों, इस रिएक्शन में वाकई में एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि इसमें ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो बन गए, तो एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं जब पार्टिकल की तादाद बढ़ती है, हमने पढ़ा हुआ है। हम सिंपल डेल्टा जी को निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब ये वाला फार्मूला कैसे लगेगा? आपने डेल्टा जी को इधर लिखना है, बराबर का साइन है, डेल्टा एस की वैल्यू को इधर पुट कर दें, प्लस 178 इधर पुट कर दें किलो जाउल में और इधर ये वाला माइनस का साइन लगा दें, और टी क्या है? टेम्परेचर है, वो लिखेंगे 1273 केल्विन में, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू इधर पुट कर दें, प्लस 0.160, एक मिनट, यहां पर तो प्लस 1604 था, यहाँ 0.16 कैसे है भाई? यहाँ जाउल पर केल्विन में है। हम इस फार्मूले में एंट्रोपी को किलो जाउल पर केल्विन में
पुट करते रहते हैं, इसलिए इसको 1000 पे डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। आंसर आएगा प्लस 0.1604। इसी को उठा के मैंने इधर पुट कर दिया। अब आए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा जानी ये पर केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, किलो जूल को कॉमन ले लेंगे, ओके। और उसके बाद इस वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूँ, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है 204.2। अब क्या करोगे, 178 माइनस 204.2, इसका आंसर आता है -26.2 किलो जूल। दिस इज कॉल्ड जिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ओके। अब इसके आंसर से बच्चे बड़े परेशान होंगे, भाई डेल्टा जी नेगेटिव में आ रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, तो अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना? सवाल तो बनता है। बिल्कुल मैं बताता हूं, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ओए 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 इंसान के बच्चे स्पॉन्टेनियस होगा, बिल्कुल होगा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा, लो पे नहीं। हाई टेम्परेचर दिया तो है, फिर ये हो जाएगा। हाई टेम्परेचर देंगे तो ये हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस का ये मतलब है। सर जी हमें कंफ्यूजन है, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। इसको देखो, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। अब डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मगर हमारे केस में क्या आई है, डेल्टा जी वो नेगेटिव आई है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये है स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो चूंकि हाई टेम्परेचर था तो इसलिए ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है। ये न्यूमेरिकल करके मैंने आपको वो कंफ्यूजन भी खत्म कर दी है। तो प्यारे बेटे आखिरी बात आज के लेक्चर की, क्विक चेक, जो किसी भी हेल्पिंग बुक वाले ने नहीं करवाया, मैं आपको करा रहा हूँ, देखें गौर से। क्विक चेक क्या है कि ये एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन का गैस है और हाइड्रोजन की गैस के साथ मिलकर अमोनिया की गैस बना रहा है। इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं। वो कहते हैं इस रिएक्शन में आप बताएं एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। तो बेटा जानी इसके कितने मोल हैं, 1 मोल है। 1 मोल है कौन, नाइट्रोजन गैस, और 3 मोल कौन है, हाइड्रोजन गैस है। तो 3 और 1 4 मोल है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब डेल्टा एस जो है वो कम हो रही है, यानी एंट्रोपी इसकी घट रही है। हमने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो तो एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। तो इस रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज जो है वो कम हो रहा है, नेगेटिव है। आगे चलते हैं, 2 मोल HI गैस, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस चेंज हो रहा है 1 मोल हाइड्रोजन गैस में और 1 मोल आयोडीन गैस में। इधर तो नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, 2 मोल HI है, 1 और 1 2 मोल प्रोडक्ट है, यानी 2 मोल रिएक्टेंट हैं, 2 मोल प्रोडक्ट हैं। तो नंबर ऑफ मोल सेम है और हैं भी गैस के, मगर ये देखें कि ये एक ही मॉलिक्यूल है HI और यहाँ 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है। मॉलिक्यूल अलग अलग है ना, तो इसका मतलब ये अपनी तरफ से फैलेगा, ये अपनी तरफ से फैलेगा, तो यहाँ एंट्रोपी में इजाफा हो रहा है। तो आप यही लिखेंगे जो मैंने आपको बोला है, इंग्लिश में से लिख लेना। उसके बाद हमारे पास 5 पॉइंट हैं। वो कहते हैं ये 5 पॉइंट जो हैं, इनमें जो जो प्रोसेसेस मैंने आपको बताए हैं, क्या ये स्पॉन्टेनियस हैं या नहीं है। आइए समझते हैं। नंबर 1, स्मेल फ्रॉम ओपन बॉटल स्प्रेड ऑफ एक्वस अमोनिया। अगर अमोनिया को ना आपने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है तो उसकी बोतल खुली पड़ी है, क्या जो स्मेल है वो रूम में खुद ब खुद फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी, खुद ब खुद ही फैलेगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप फैलेगी। क्योंकि जो गैस होते हैं ना, वो अमोनिया एक गैस है, तो गैस के पार्टिकल लिक्विड से खुद ब खुद निकल के बाहर फैल जाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा मैं यस लिख देता हूँ स्पॉन्टेनियस के लिए, यस दिस इज स्पॉन्टेनियस। और इस दौरान एंट्रोपी चेंज अगर वो आपसे पूछा है नहीं, तो वो बढ़ रही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल फैल रहे हैं रूम में, बिगाड़ फैल रहा है, बिगाड़ बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। नेक्स्ट आगे देखें, वाटर जो है, वाटर दैट इज टर्निंग टू आइस एट टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। यार -10 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर है, 0 पर ही पानी जो है वो बर्फ में बनना शुरू हो जाता है। तो -10 पे क्या पानी खुद ब खुद फ्रीज होगा? यस, हमने यहाँ लिखा था इधर कि एट लो टेम्परेचर हैपेंस इटसेल्फ, पानी जो है वो खुद ब खुद फ्रीज होगा, खुद ब खुद। तो ये खुद ब खुद होगा, यस दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और एंट्रोपी तो कम हो रही है, एंट्रोपी तो घट रही है, फ्रीजिंग जो हो रही है
वाटर लिक्विड से सॉलिड में जो तब्दील हो रहा है, तो लिक्विड से जब सॉलिड में तब्दील हो रहे हैं तो एंट्रोपी जो है वो कम हो रही होती है। अच्छा, फिर अब आगे चलते हैं, एंट्रोपी कम हो रही है, अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट देखें, एथानोल वेपराइजिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है ना, ये रूम टेम्परेचर होता है। क्या एथानोल रूम टेम्परेचर पर खुद ब खुद इवेपोरेट होती है? आंसर है यस। एथानोल शराब जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है, वो रूम टेम्परेचर पर भी वेपर्स में तब्दील होता है। तो ये रिएक्शन भी क्या है? दैट प्रोसेस इज आल्सो स्पॉन्टेनियस, यानी यस। मगर इसमें एंट्रोपी जो है दैट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज वेपर लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है एथेनॉल। तो लिक्विड जब गैस में तब्दील होता है तो एंट्रोपी में इजाफा होता है भाई जी। आगे चलते हैं, वाटर मिक्सिंग कंप्लीटली विद साल्ट। यहाँ आम नमक की बात कर लें, क्या पानी साल्ट को मुकम्मल तौर पर खुद ब खुद अपने अंदर डिसॉल्व करता है? आंसर है यस, खुद ब खुद जो है, क्योंकि NaCl की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, इसलिए NaCl खुद ब खुद पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो एंट्रोपी बढ़ेगी जब भी कोई साल्ट डिसॉल्व होता है ना पानी में, तो एंट्रोपी में इजाफा होता है, एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि NaCl जो है वो सॉलिड से एक्वस में आ जाएगा, Na का आयन अलग, Cl का आयन अलग, तो एंट्रोपी में इजाफा होगा। नेक्स्ट आखिरी बात, कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजिंग एट रूम टेम्परेचर। नो 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 नो, ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। अरे कैल्शियम कार्बोनेट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे डीकंपोज होता है, रूम टेम्परेचर पे तो खुद ब खुद डीकंपोज नहीं होता, खुद ब खुद तो ये स्पॉन्टेनियस तो नहीं है रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस है। और एंट्रोपी जब होता ही नहीं है, जा ही नहीं रहा, तो एंट्रोपी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, इसे गौर से सुनिए, और नहीं समझ आता बार बार सुनिए, जरूर समझ आएगा। मैंने बड़ी एनर्जी डाली है बॉयज एंड गर्ल्स इस लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ, मगर मैं आखिरी बात करना चाहूँगा कि बच्चे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आपके गिरदो नवाह में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री में मसला है समझ नहीं आती, आप उनको भी तो बताएं, वो भी तो पढ़ें, कुछ फ़ायदा तो हो उन्हें, ये तो ना हो उन्हें एंड में पता चले जब वो बेचारे सारे लेक्चर ही ना सुन सकें। तो आप मेरी और उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।